हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे हम एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज बी नॉट अफ्रेड ऑफ ग्रोइंग स्लोली, बी अफ्रेड ऑफ स्टैंडिंग स्टिल। यानी कि कई लोग होते हैं ना, सोचते हैं यार मैं उतना नहीं कर पा रहा, मेरे फ्रेंड ने तो 4 चैप्टर्स कर लिए, या मेरे फ्रेंड का इतना सिलेबस हो गया, मैं उतना नहीं कर पा रहा। अनलेस आप हर दिन प्रोग्रेस कर रहे हैं, पिछले दिन से बेटर कर रहे हैं, तब तक सब कुछ ठीक है, सब चंगा है। लेकिन अगर आप एक जगह पे खड़े हैं, आप पिछले दिन से आगे तरक्की नहीं कर रहे हैं, तो चिंता की बात है। यानी कि आपको तब तक फिक्र करने की जरूरत नहीं है, जब तक आप कुछ ना कुछ अगर प्रोग्रेस करें तब तक आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। बट जिस दिन आप एक ठहरे हुए पानी की तरह खड़े हो गए ना, उस दिन आपको सोचने की जरूरत है कि आपका फ्यूचर कहाँ जा रहा है। ठीक है, तो कुछ ना कुछ अपना प्रयास करते रहिए। 1%, 1.5%, 0.1% अगर आप कुछ भी इंप्रूवमेंट कर रहे हैं तो आप राइट ट्रैक पर हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर एसएससी सीजीएल मेंस। शिफ्टिंग थ्रू एलिगेशंस ऑफ करप्शन एंड मैल्फिसेंस अगेंस्ट पॉलिटिशियंस। अब करप्शन तो हमें पता है क्या होता है। करप्शन का मतलब होता है रिश्वत लेना, रिश्वतखोरी, और मैल्फिसेंस का मतलब होता है कि भ्रष्टाचार। ठीक है, तो करप्शन और भ्रष्टाचार दोनों एक ही टर्म्स हैं। बोल रहे हैं कि जो एलिगेशंस लगी जाती हैं करप्शन के, भ्रष्टाचार के, उनको पॉलिटिशियंस के अगेंस्ट में यूज करना, स्पेशली दोज इन ऑपोजिशन, खास तौर पे जो ऑपोजिशन पार्टी के लीडर हैं उनके ऊपर, आफ्टर केसेस आर फाइल्ड बाय अ सक्सेसर गवर्नमेंट। जब क्या होता है कि जब करंटली जो सत्ता में आई हुई सरकार है, जीती हुई सरकार है, वो केसेस फाइल करती है इन इंडियन स्टेट्स इज अ नॉटी एक्सरसाइज। हिंदुस्तान के स्टेट्स की बात कर रहे हैं। ये एक बड़ी पेचीदा कार्य प्रणाली है। ठीक है, यानी कि आपने अभी देखा होगा रिसेंट कुछ टाइम में क्या होता है कि ऑपोजिशन के घर पे कोई ईडी की रेड पड़ जाती है, इनकम टैक्स की रेड पड़ जाती है, तो क्या बोलते हैं कि ये सेंट्रल पार्टी जो है या सत्ताधारी जो पार्टी है वो अपनी आपसी रंजिश निकालने के लिए उनका मैनिपुलेशन कर रही है, यूज कर रही है उनको। ठीक है, तो चाहे दस्तावेज सही भी हों, बट ये जो आरोप लग जाता है ना कि वो मैनिपुलेट कर रहे हैं अपने प्रॉफिट के लिए, तो फिर वो केस और ज्यादा पेचीदा हो जाता है, उसको सुलझाना और ज्यादा मुश्किल हो जाता है। बिकॉज कोई भी एक्शन जो है वो पॉलिटिकली इंस्पायर्ड लग सकता है। In states such as Andhra Pradesh, relations between the ruling regime and the oppositions have transcended political and ideological contestation। बोल रहे हैं, अब बात करते हैं स्टेट की, जिस एक स्टेट का उदाहरण दिया है आंध्र प्रदेश, जहां पे सत्ताधारी पार्टी और ऑपोजिशन के जो लीडर्स हैं पॉलिटिकल, उनके बीच में जो रिश्ते हैं वो पॉलिटिकल और आइडियोलॉजिकल, आइडियाज सबके अलग अलग होते हैं ना, विचारधारा के स्तर पर और पॉलिटिकल स्तर पर इतना ज्यादा उनके रिश्तों में खराबी आ चुकी है, गिरावट आ चुकी है, एंड हैव वेयर्ड डीप इनटू outright hostility and vendetta as seen in the ongoing rivalry between the ruling। तो बोल रहे हैं, और ये किस स्तर तक पहुंच चुके हैं, ये इतना नीचे, इतना गहराई तक, इतना नीचे गिर चुके हैं कि अब इनके बीच में हॉस्टिलिटी, यानी कि बहुत ज्यादा कट्टरता, बहुत ज्यादा शत्रुता, और वेंडेटा मतलब विरोध, प्रतिशोध। तो प्रतिशोध और कट्टरता का इसमें भाव आ चुका है एज सीन, और यही देखा जा रहा है जो अभी उन दोनों पार्टीज, और कौन कौन सी पार्टी है, रूलिंग पार्टी है युवा जना श्रमिका राइथू कांग्रेस पार्टी और एंड तेलुगु देशम पार्टी, इन दोनों पार्टीज के बीच की राइवलरी है वो इस स्तर पर पहुंच चुकी है कि अब शत्रुता और प्रतिशोध की बात की जा रही है। ठीक है, प्राइमा फेसी द एलिगेशंस बाय द आंध्र प्रदेश CID, APCID about malfeasance in Andhra Pradesh State Skill Development Corporation functioning in 2014 are grave। तो बोल रहे हैं प्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष तौर पे जो आरोप लगाए गए हैं आंध्र प्रदेश CID द्वारा कि यहाँ पे क्या हुआ, करप्शन हुआ, कहाँ पे, आंध्र प्रदेश स्टेट स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के कार्य प्रणाली में, जो कि 2014 में किया गया था, ये बहुत गंभीर है। ग्रेव मतलब गंभीर है। ठीक है, द प्रेडिसेसर गवर्नमेंट, प्रेडिसेसर मतलब जो पिछली सरकार थी, और पिछली सरकार किसकी थी, तेलुगु देशम पार्टी TDP, इज एक्यूज्ड ऑफ रिलीजिंग। अब देखो हम पैराजंबल के क्वेश्चन करते हैं ना, देखो यहां से भी आपको आइडिया लग जाएगा कि पहला स्टेटमेंट जो था वहां पे तेलुगु देशम पार्टी
तेलुगु देशम पार्टी, इसका फुल नेम यहाँ पे यूज किया गया, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर भी है आंध्र प्रदेश CID और फिर ब्रैकेट में बता दिया APCID, मतलब आगे यूज करेंगे तो इतना पूरा टर्म यूज करने के बजाय APCID बोलेंगे, ठीक है। अब एक और किस चीज का नाम आया, जो प्रोजेक्ट था उसका नाम आया, फुल स्टेटमेंट, फुल उसका एक्सप्लेनेशन, पूरा उसकी एक्सपेंशन आया, ठीक है। और 2014 की घटना की शुरुआत करी। अब आगे हमने बात करी तो नेक्स्ट स्टेटमेंट में TDP आया, शॉर्ट फॉर्म आया, तो पता चल गया कि ये सेकंड पार्ट होएगा, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट वो होएगा जिसमें तेलुगु देशम पार्टी पूरा डिफाइन किया गया, और TDP यानी कि वो सेकंड या थर्ड कोई भी स्टेटमेंट हो सकता है बट फर्स्ट नहीं हो सकता, राइट। तो ऐसा ही लॉजिक आपने अपने पैराजंबल के क्वेश्चंस में लगाना है। is accused of releasing funds for a skill development scheme for unemployed youth in the state। बोल रहे हैं इनके ऊपर, तेलुगु देशम पार्टी जो पिछली सरकार थी उसके ऊपर आरोप लगा है कि उनने स्किल डेवलपमेंट स्कीम के लिए के तहत फंड्स रिलीज करे, अनएम्प्लॉयड जो लोग बेरोजगार हैं उनको, उन लोगों के लिए उनने फंड्स रिलीज करे। अब इसमें क्या परेशानी की बात थी, एंड एलिजिडली डाइवर्टिंग अ मेजर पोर्शन टू शेल कंपनीज, लेकिन वो फंड वहां से तो गवर्नमेंट अकाउंट से तो रिलीज हो गए युवा लोगों के लिए, लेकिन कथित तौर पे ये फंड्स जो गए वो शेल कंपनीज की तरफ गए। अब शेल कंपनीज क्या होती हैं, शेल कंपनीज वो कंपनीज होती हैं जो कागजों में तो कंपनीज हैं, मौजूद हैं, बट एक्चुअल में उस तरह की कोई कंपनी होती नहीं है, यानी कि वो केवल कागजी कंपनी होती है। तो उन कागजी कंपनियों के नाम पे ये फंड्स भेज दिए गए, डाइवर्ट कर दिए गए बेस्ड ऑन फेक इनवॉइसेस, और फर्जी इसमें इनवॉइसेस का इस्तेमाल किया गया। इवन एज प्राइवेट पार्टनर एंटिटीज विच वर रोब्ड इनटू इन्वेस्ट इन द स्कीम हैड नॉट पुट इन देयर रिक्विजिट शेयर। और बोल रहे हैं जो प्राइवेट पार्टनर जिनको इसके अंदर अपना इन्वेस्टमेंट करना था, पैसा लगाना था इस स्कीम के अंदर, उन्होंने भी अपना जो रिक्वायर्ड अमाउंट था, जैसे कि बोला कि सरकार इसमें 70% लगाएगी और कोई प्राइवेट पार्टनर वो 30% लगाएगा, तो इन्होंने भी अपना 30% इसमें नहीं इन्वेस्ट करा, सिर्फ सरकार का 70% ही यूज किया गया, और वो भी युवाओं को देने की बजाय डाइवर्ट कर दिया गया शेल कंपनीज के नाम पे। ये उनके ऊपर आरोप लगे हैं। The APCID has claimed that there were other rule violations in the implementation of the scheme। बोल रहे हैं कि APCID ने ये भी क्लेम करा है कि और भी कई सारे रूल्स हैं जो नज़रअंदाज किए गए हैं, वायलेट किए गए हैं इस स्कीम की इम्प्लीमेंटेशन में। इवन एज द इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, अब देखो फिर से पूरा नाम बताया गया है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ब्रैकेट में ED, यानी कि ये स्टेटमेंट अगर मान लो कि आगे कोई स्टेटमेंट आता है जिसमें ED का जिक्र किया गया है तो पता चल जाएगा कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट वाला जो स्टेटमेंट है वो पहले आएगा, राइट, क्योंकि आप किससे पहले का किसी का इंट्रोडक्शन देंगे उसी के बाद में उसके प्रोनाउंस यूज करेंगे, राइट, नाउन पहले आएगा तभी प्रोनाउन आएगा। सेम चीज यहाँ पर है, पहले फुल फॉर्म आएगा उसके बाद ही उसका शॉर्ट फॉर्म हम यूज करेंगे। तो बोला जा रहा है इवन एज द इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट लॉन्च्ड अ सेपरेट इंक्वायरी बेस्ड ऑन द FIR फाइल्ड बाय APCID इन दिसंबर 2021। बोल रहे हैं और इसी के तर्ज पर क्या किया गया, APCID ने दिसंबर 2021 में एक FIR फाइल करी थी। उसी FIR के बेसिस पे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अलग से इसके ऊपर एक इंक्वायरी बिठा दी, लीडिंग टू द अरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल्स हु हैड परपोर्टेडली बेनिफिटेड फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ मनी फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो बोल रहे हैं कि फिर इसकी वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से कई सारे व्यक्तियों की अरेस्ट हुआ जिनको कथित तौर पे इस स्कीम की तहत ये जो ट्रांसफर किया गया गवर्नमेंट द्वारा उससे फायदा हुआ, उन कई सारे लोगों का इसमें अरेस्ट हुआ। The APCID has now named the former Chief Minister N. Chandrababu Naidu TDP as the prime accused। और फिर क्या हुआ कि अब APCID ने, जाहिर सी बात है 2021 का केस है, अब क्यों गहमा गहमी हुई है, क्योंकि अब उन्होंने चीफ मिनिस्टर, जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे जो कि तेलुगु देशम पार्टी से थे, जिनका नाम है N. चंद्रबाबू नायडू, उनको प्राइम सस्पेक्ट या प्राइम एक्यूज बनाया है, यानी कि मुख्य आरोपी बनाया है, लीडिंग टू हिज अरेस्ट, जिसकी वजह से उनका अरेस्ट किया गया। विद इट्स इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग सीकिंग टू एस्टैब्लिश द लिंक बिटवीन हिम एंड अदर प्राइवेट बेनिफिशरीज ऑफ द गवर्नमेंट्स रिलीज ऑफ मनी फॉर द स्कीम। और इसका एक इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग है, ठीक है, एक ये भी ब्रांच है जो कि अब क्या कर रहा है, जो कि अब
चंद्रबाबू नायडू जी और जो बाकी सस्पेक्ट पकड़े गए हैं जिनको स्कीम से डायरेक्ट बेनिफिट हुआ है, इनके बीच का लिंक जानने की कोशिश कर रहे हैं, लिंक बैठाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे क्या होगा, केस और ज्यादा पुख्ता हो जाएगा। यानी कि चंद्रबाबू नायडू का इसमें पर्सनल कोई फायदा था, बेनिफिट था, वो साबित हो जाएगा, जिसके तहत उनके ऊपर कार्रवाई करना ईजी होगा। अ लुक एट द evolution of the case, with Mr. Naidu being named the prime accused only recently, raises the suspicion of whether political vendetta is also guiding the investigations. अब अगर हम इस केस में अभी तक की हुई जो डेवलपमेंट है उसके ऊपर ध्यान दें कि पहले ये पकड़े गए, फिर ये पकड़े गए, ये पकड़े गए, अब इनको मुख्य आरोपी बना दिया गया, तो ये जो डेवलपमेंट हुई है पिछले 1-2 सालों में इस केस के ऊपर, उसमें अब जाके प्राइम एक्यूज मिस्टर नायडू को बनाना, ये जो है पॉइंट, ये सस्पिशन यानी कि एक दिमाग में एक वहम पैदा कर रहा है, क्वेश्चन पैदा कर रहा है कि क्या ये जो उनका अरेस्ट किया गया है या उनको प्राइम सस्पेक्ट बनाया गया है, क्या इसका मतलब ये है कि इस इन्वेस्टिगेशन में पॉलिटिकल एंगल भी है, पॉलिटिकल रंजिश भी है शामिल, कि उसके तहत इस इन्वेस्टिगेशन को एक पर्टिकुलर दिशा में मोड़ा जा रहा है। इररिस्पेक्टिव ऑफ द मेरिट्स ऑफ द केस, his incarceration will be seen in the light of the jealousness of agencies। बोल रहे हैं कि चाहे केस में कोई भी पहलू हो, कोई भी गुणवत्ता हो, यानी कि केस चाहे लेजिट भी हो, असल केस भी हो, सच्ची में उनका हाथ भी हो, फिर भी उनको अगर कैद किया जाता है, इनकार्सरेशन मतलब कैद करना, अगर उनको अरेस्ट किया जाता है तो इसको कैसे देखा जाएगा, इसको ये सोचकर देखा जाएगा कि भाई यहाँ पे एक जेलसनेस या फिर बोला जाए कि एंथुजियाज्म या फिर उन्होंने ज़्यादा उत्सुकता दिखाई है, ईडी जैसी एजेंसीज ने ज़्यादा उत्सुकता दिखाई है उनको अरेस्ट करने में, ठीक है, ये कहा जाएगा। और उत्सुकता बंदा तभी दिखा सकता है जब ऊपर से प्रेशर चल रहा हो कि भाई नहीं आप उनको अरेस्ट करो, कैसे भी करो, तो उसने जल्दबाजी करी है मतलब इस अरेस्ट में। स्पेशली दोज इन्वॉल्विंग द पॉलिटिकल ऑपोजिशन एज अ पॉलिटिकल वेपन इन वेरियस केसेस, और खास तौर पे वो लोग जो कि क्या कह रहे हैं कि भाई पॉलिटिकल ऑपोजिशन के लिए इस केस को, इस तरीके के अलग अलग केसेस को एक पॉलिटिकल हथियार के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। यानी कि आप अपने पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए इस तरीके के केसेस ऑपोजिशन लीडर्स के ऊपर लगा के उनको अपने रास्ते से हटाना चाह रहे हैं। Rather than relying on documentary evidence in its investigations, the ED's recourse to high-profile arrests is now being replicated by the state agencies as well। तो बोल रहे हैं कि हालांकि इस केस में ज़्यादा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के ऊपर भरोसा ना करते हुए क्या किया गया कि ईडी ने सहारा लिया हाई प्रोफाइल अरेस्ट का, ठीक है, और जो कि अब स्टेट एजेंसीज द्वारा भी डुप्लीकेट किया जा रहा है, यानी कि उनके द्वारा भी यही काम दोहराया जा रहा है। The onus is now on the APCID to establish a clear link between Mr. Naidu and the alleged irregularities in the scheme। बोल रहे हैं अब सारा का सारा जो दारोमदार है, जिम्मेदारी है, वो APCID की, आंध्र प्रदेश CID की हो जाती है कि वो एक साफ लिंक दिखा सके कि चंद्रबाबू नायडू और ये जो बेनिफिशरीज थे इनके बीच में डायरेक्टली कोई लिंक था, या ये जो इरेगुलरिटीज पाई गई हैं यानी कि शेल कंपनीज के नाम पे ट्रांसफर किया गया है फंड्स, इनके बीच में डायरेक्टली चंद्रबाबू नायडू के साथ में लिंक था इस स्कीम के तहत, तभी ये जाहिर हो पाएगा कि भाई उनका अरेस्ट कोई भी पॉलिटिकल मंशा से नहीं किया गया, एक्चुअल में ये केस लेजिट है और एक्चुअल में इस तरीके की धांधली हुई है जिसमें उनका हाथ है, ठीक है, तभी हम इस केस को सही मान पाएंगे। अदरवाइज अभी तक तो ये पॉलिटिकली डाइवर्टेड केस ही लग रहा है। Dealing with malfeasance and corruption cases is no easy task for state agencies। अगर बात करें कि भाई इस तरीके के भ्रष्टाचार से रिलेटेड केसेस से अगर डील करना हो तो स्टेट एजेंसीज के लिए ये कोई आसान काम नहीं होता, ठीक है, उनके लिए बड़ा मुश्किल काम होता है ये। बट
इफ़ दे आर टू टैकल द प्रॉब्लम ऑफ करप्शन इन गवर्नेंस, लेकिन अगर हमें करप्शन गवर्नेंस में करप्शन की परेशानी से जूझना है, सच एजेंसीज मस्ट नॉट बी सीन टू बी डूइंग द बिडिंग ऑफ पार्टी इन पावर। तो हमें ये चीज़ भी ध्यान में रखनी पड़ेगी कि हमें इन एजेंसीज के ऊपर भरोसा भी रखना पड़ेगा। ये नहीं सोच के चलना कि उनका हर एक्शन जो है वो पॉलिटिकली इंस्पायर्ड है उस पार्टी के लिए जो भी सत्ता में है, उस पार्टी से पॉलिटिकली इंस्पायर्ड है। हमें ये नहीं सोचना चाहिए, हमें ये विश्वास रखना चाहिए कि भाई जांच होएगी तब तथ्य सामने आएंगे और असल में कोई कल्प्रिट निकल कर आएगा। ज़रूरी नहीं है कि हर जो केस है ऑपोजिशन के ऊपर अगर कोई भी केस होता है तो वो पॉलिटिकली इंस्पायर्ड होगा। बिकॉज देखो, सपोज करो आज मैं सत्ता में हूं, तो मेरे रहते हुए सत्ता में मैं अपने ऊपर जांच तो होने नहीं दूंगी, ठीक है। तब तो मैं उनके ऊपर प्रेशर बना के रखूंगी कि भाई मेरे ऊपर जांच नहीं होनी चाहिए। पॉसिबिलिटी क्या है, जब मैं सत्ता से जाऊंगी, मेरी जगह आप सत्ता में आएंगे, आपको मेरे करप्शन के बारे में पता चलेगा, या आपको हो सकता है पहले भी पता हो, लेकिन आप तभी कुछ एक्शन ले पाएंगे ना जब आपके पास पावर होगी। वरना जब तक मेरे पास पावर है मैं तो आपको करने ही नहीं दूंगी कुछ अपने अगेंस्ट जांच, राइट। और ये ज़्यादातर मेजॉरिटी केसेस में ऐसा देखा गया है कि सत्ता से जाने के बाद ही उनके केसेस जो है सामने आते हैं और फिर वो लोग बोलते हैं कि हाय तौबा, ये तो हमारे ऊपर क्या कर रहे हैं, पॉलिटिकल एक इंस्पायर्ड केस डाल दिया गया है, हमारी कोई गलती नहीं है, ठीक है। तो इस हिसाब से तो फिर भाई जब भी दूसरी पार्टी जब जाएगी तो और पहली वाली आ जाएगी तो फिर वो भी ऐसे आरोप लगाएंगे कि भाई आपने पॉलिटिकल मंशा से किया है, हम गलत नहीं है। तो ऐसे तो कभी सच का सामना, मतलब सच सामने आ ही नहीं पाएगा, राइट। तो हमें इस एजेंसी पे प्रोसेस के ऊपर ट्रस्ट रखना चाहिए, भरोसा रखना चाहिए और उनको उनका काम करने देना चाहिए सही तरीके से। Else, such actions only result in cynicism of electorate about corruption and erode their trust in institutions। वरना क्या होगा, इस तरीके के जो एक्शंस हैं, इस तरीके जो कार्रवाई है, वो क्या करेगा, एक डिसबिलीफ पैदा कर देगा। किसके बीच में, इलेक्टोरेट यानी कि मतदाताओं के बीच में एक डिसबिलीफ पैदा करेगा और करप्शन और उनका करप्शन और इस प्रोसेस से उनका जो भरोसा है उसको नष्ट कर देगा। इस तरीके के जो संस्थान है, APCID हो गया, ED हो गया, इन संस्थानों के से ऊपर से हमारा भरोसा भी उठ जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए, ट्रस्ट करना चाहिए कि वो लोग सही तरीके से अपनी कार्रवाई करेंगे। ये नहीं कि सोशल मीडिया पे जाके बस लग पड़े बोलने की हाँ जी हम, क्योंकि हम डाई हार्ड फैन है TDP के, हम डाई हार्ड फैन है चंद्रबाबू नायडू के, तो हमारी नज़र में वो सुपर हीरो है, वो कुछ गलती कर ही नहीं सकते। ऐसा नहीं है, सुपर हीरो से भी गलती हो जाती है। अगर मैं BJP की डाई हार्ड फैन हूँ तो उनसे भी गलती हो सकती है, अगर मैं आपकी डाई हार्ड फैन हूँ तो उनसे भी गलती हो सकती है, कांग्रेस की फैन हूँ तो उनसे भी गलती हो सकती है। और ये एक्सेप्ट मुझे करना चाहिए, इस बात के लिए मुझे अपने दिमाग को खुला रखना चाहिए कि हाँ मेरी पार्टी, जिस पार्टी को, जिस पॉलिटिशियन को मैं पसंद करती हूँ या मैं अप्रिशिएट करती हूँ, वो भी करप्शन में लिप्त हो सकते हैं, ठीक है। और जब तक हम अपना नज़रिया इस तरफ ब्रॉडन नहीं करेंगे और बिना सोचे समझे एक पर्टिकुलर पर्सन को, पार्टी को फॉलो करने लगेंगे, तो इस चीज़ की चांसेस कम हो जाएंगे कि हम एक अनबायस्ड कोई डिसीजन ले पाए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, Which of the following statements is inferred from the given passage regarding the nature of political relations in आंध्र प्रदेश। बोल रहे हैं कि कौन सा स्टेटमेंट है जो अभी की करंट स्थिति में पॉलिटिकल रिलेशंस चल रहे हैं आंध्र प्रदेश में, सत्ताधारी पार्टी और ऑपोजिशन के बीच में, या कोई भी पॉलिटिकल रिलेशन चल रहा है, वो कैसा चल रहा है, उसके बारे में हमें कहाँ से बात पता चलती है, क्या जानकारी मिलती है। द युवा जना समरिका रायथू कांग्रेस पार्टी एंड तेलुगु देशम पार्टी हैव ऑलवेज हैड अ कोऑपरेटिव रिलेशनशिप। ऑपोजिशन पार्टीज हैं, कोऑपरेटिव रिलेशन तो कतई नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। इनफैक्ट अगर कोई रूलिंग पार्टी कुछ अच्छा भी कर रही होगी ना, तो भी ऑपोजिशन पार्टी उसका सपोर्ट नहीं करेगी, ठीक है। यही पार्टीज हैं जो जब सिलेंडर के दाम पिछली पार्टियों ने बढ़ाए थे तब धरने पे बैठ के सिलेंडर वगैरह लेकर बैठे हुए थे, और अब खुद की पार्टियां जब सिलेंडर्स के दाम बढ़ा रही हैं या और किसी चीज़ का कर रही हैं तो वो कुछ नहीं बोल रहे, तो बोल रहे हैं कि नहीं जी वाजिब है, इतना बर्डन पड़ता है सरकार के ऊपर, तो अब हम क्या करें, ठीक है। Political relations in Andhra Pradesh are characterized by open cooperation and understanding without any personal interest। ऐसा नहीं है, open cooperation नहीं है, understanding नहीं है, और personal interest अभी दिखाई दे रहे हैं, अभी ऐसा ही लग रहा है कि personal interest है, political interest है। The rivalry between the Yuva Jana
Shramika Rayathu Congress Party and the Telugu Desam Party has intensified beyond mere political disagreements, moving into the realm of personal enmity. बिल्कुल करेक्ट है कि दोनों जो पार्टीज के बीच में रिश्ता है वो बहुत ज़्यादा इंटेंसिफाई हो गया, गंभीर हो गया है, और केवल पॉलिटिकल या फिर विचारधारा की मतभेद नहीं रह गए इसमें, बल्कि अब ये पर्सनल दुश्मनी तक पहुंच चुका है. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इन्फोर्ड अबाउट द रोल ऑफ APCID इन द आंध्र प्रदेश स्टेट स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन स्कैम केस? बोल रहे हैं कि क्या इसमें से बात है जो हम APCID के बारे में जान सकते हैं, जो कि क्या डील कर रही है आंध्र प्रदेश का स्टेट स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन स्कैम जो है, उस केस में APCID का क्या रोल रहा, इसके बारे में हम क्या बात समझ सकते हैं. APCID solely focuses on political vendettas rather than investigating the alleged corruption. बोल रहे हैं कि वो केवल पॉलिटिकल रंजिश निकालने की कोशिश कर रहे हैं, बजाय कि इस केस को पूरी तरीके से ये जो कथित करप्शन का केस है इसको पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेट करने की. तो ऐसा नहीं है. वो तो बेचारे अपनी तरफ से कोशिश कर भी रहे होंगे, तो भी अगर सही कोशिश भी कर रहे होंगे तो भी उसको पॉलिटिकल एंगल देने की कोशिश की जा रही है, बिकॉज ऑपोजिशन तो बचने के लिए कुछ भी बोलेगा ही ना. ठीक है, तो हम पूरा का पूरा आरोप सरकार के ऊपर भी नहीं डाल सकते, क्योंकि ऑपोजिशन तो भाई बचने के लिए बोलेगा ही कि वो हमारे ऊपर अपना पॉलिटिकल रंजिश निकाल रहे हैं. APCID has named only private companies as culprit and has refrained from implicating any political figures. ऐसा नहीं है. अभी चंद्रबाबू नायडू का अरेस्ट हुआ है और उनको मुख्य आरोपी बनाया गया है इस केस में, और बहुत बड़ा ये पॉलिटिकल कुछ पॉलिटिकल फिगर हैं बहुत बड़े, उनका अरेस्ट हुआ है. द APCID's investigation led to the arrest of former Chief Minister N. Chandrababu Naidu and sought to establish connections between him and other beneficiaries of the diverted funds. Option C is correct. कि अभी लेटेस्ट में उन्होंने चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू, एक्स चीफ मिनिस्टर जो हैं चंद्रबाबू नायडू, उनका अरेस्ट किया है, और अब वो क्या कर रहे हैं, अब वो इनके और जो बेनिफिशरीज हैं, ये जो फंड्स डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, दूसरी जगह पर डाइवर्ट हुए हैं, इनके बीच में वो एक लिंक बनाने की कोशिश कर रहे हैं. Answer the following question. The ED's method of relying heavily on documentary evidence in its investigation has been a standard practice. बोल रहे हैं जो ED का तरीका है कि वो बहुत भारी तौर पे डॉक्यूमेंट्री यानी कि जो दस्तावेज उनके पास एज एविडेंस आ रहे हैं उन्हीं को इन्वेस्टिगेशन में शामिल कर रहे हैं, और ये एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है. तो यही तो वो गलत कर रहे हैं. वो जहाँ पे हमने स्टेटमेंट पढ़ा कि ED क्या है, इसके ऊपर भरोसा करने की बजाय दूसरे पॉलिटिकल डाइवर्जन की तरफ जा रही है. ठीक है, और यही जो चीज़ है वो यहाँ पर उनकी जो अच्छी मंशा है उसको भी गलत करके दिखा रही है. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हो जाता है फॉल्स, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के ऊपर रिलाय नहीं कर रहे हैं. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. What is the primary responsibility of APCID in the evolution of AP State Skill Development Corporation scam? बोल रहे हैं APCID की क्या जिम्मेदारी थी कि AP स्टेट स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन स्कैम जो हुआ उसको वो क्या उसमें डेवलपमेंट कर पाए, इसकी क्या जिम्मेदारी थी. टू इंश्योर दैट मिस्टर नायडू इज केप्ट इन इनकार्सरेशन, कि उनको कैद में रखा जाए, ये वो सुनिश्चित करना उनकी जिम्मेदारी थी. तो ऐसी तो उनकी जिम्मेदारी नहीं थी. उनकी जिम्मेदारी थी कि इरेगुलरिटीज और मिस्टर नायडू के बीच में लिंक स्थापित कर पाए. टू रेप्लिकेट द हाई प्रोफाइल अरेस्ट मेड बाय द ED, ऐसा नहीं है कि वो वही जो ED द्वारा हाई प्रोफाइल अरेस्ट किया गया है उसको दोहराए, उसको रिपीट करे. तो ये उनका रोल नहीं है, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है. टू एस्टैब्लिश अ क्लियर लिंक बिटवीन मिस्टर नायडू एंड एलिजिड इरेगुलरिटीज इन द स्कीम. ऑप्शन सी इज करेक्ट कि मिस्टर नायडू और जो इरेगुलरिटीज पाई गई हैं इनके बीच में लिंक स्थापित किया जाए. Which of the following best describes the tone of the passage? Optimistic tone है, pessimistic है, cautious है या indifferent है? तो cautious tone है, वो बता रहे हैं कि political inspired नहीं लगना चाहिए, इस तरीके से हमें काम करना होगा, हमें documents के ऊपर ज़्यादा विश्वास करना होगा बजाय कि politically कोई person क्या बोल रहा है उसके बजाय. दूसरा, हमें as a commoner, as आम जनता, हमें इस प्रोसेस के ऊपर भरोसा रखना पड़ेगा. ये जो ऑर्गेनाइजेशन
संस्थाएं बनाई गई हैं इन रेगुलरिटीज़ को चेक करने के लिए, उनके ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने के लिए, उनके ऊपर भरोसा रखना होगा और ये नहीं सोचना होगा कि हमेशा हर कार्रवाई जो है वो पॉलिटिकली इंस्पायर्ड होती है। ऐसा नहीं कि कभी नहीं होती, होती है, कई दफ़ा होती है, जायज़ है, ऑब्वियस सी बात है। जो मैंने पहले भी आपको तर्क दिया कि कोई भी रूलिंग पार्टी नहीं करने देगी किसी भी ऐसी एजेंसी को अपने अगेंस्ट जांच, ठीक है, नहीं करने देगी, नहीं चाहेगी कि हो, ठीक है। और आज का हमारा सिनेरियो ऐसा बन गया है कि असल में क्या हो रहा है सिस्टम के अंदर वो हमें कुछ नहीं पता, हम हर तरीके से भ्रमित हैं, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने सावधानी बरतने के लिए कहा है, कॉशियस रहने के लिए कहा है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। यहाँ पे एक सेंटेंस दिया है जिसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अब हमें इन 3 पार्ट्स में या तो कोई ग्रामेटिकल या स्पेलिंग एरर ढूंढना है, और अगर नहीं है कोई एरर तो नो एरर पे टिक करना है। ऑल द हॉर्सेस एक्सेप्ट वन ऑलवेज बिहेव्ड इन अ रफ मैनर व्हेन रॉबर्ट कम टू क्लीन द स्टेबल। पूरे सभी घोड़े केवल एक को छोड़ के हमेशा क्या करते थे, बिहेव्ड, वो बहुत ही रूड या रफ तरीके से बिहेव करते थे। जब भी रॉबर्ट वहां पे सफाई करने उनके अस्तबल, स्टेबल मतलब अस्तबल, उनके अस्तबल को साफ करने आता था तो वो बहुत रफ मैनर में, हार्श मैनर में बिहेव करते थे। तो बिहेव्ड, देखो यहाँ पे बिहेव्ड जो है वो पास्ट की बात है, राइट। तो पास्ट की बात है तो पास्ट के साथ में कम जो है वो भी तो पास्ट फॉर्म में आएगा। जब रॉबर्ट आता था तब वो इस तरीके से बिहेव करते थे, ठीक है, पास्ट की बात है। तो रॉबर्ट आता था वो क्या हो जाएगा, कम का क्या हो जाएगा पास्ट फॉर्म, व्हेन रॉबर्ट केम। सो यहाँ पे रॉबर्ट कम टू क्लीन द स्टेबल वाले पार्ट में एरर है, कम की बजाय क्या आएगा, केम आएगा। रॉबर्ट come to clean the stable, Robert came to clean the stable. Okay, so option B is correct. I have a lot of homeworks this weekend. लॉट ऑफ अपने आप में ही क्वांटिफाई कर रहा है चीज को, ठीक है। होमवर्क जो है अनकाउंटेबल नाउन है तो होमवर्क के साथ होमवर्क्स नहीं आएगा क्योंकि वो अनकाउंटेबल नाउन है, इसीलिए अ लॉट ऑफ साथ में लगाया गया है जो कि उसकी क्वांटिटी को बताता है कि बहुत ज्यादा काम मिला है मुझे, ठीक है। अब कितना ज्यादा काम है, ज्यादा काम मिला है मेरे लिए, ज्यादा 4 पेज हो सकता है, आपके लिए ज्यादा 8 पेज हो सकता है, अनकाउंटेबल नाउन है, राइट। सो लॉट ऑफ होमवर्क, a lots of homework, much homework, no substitution। तो यहाँ पर क्या आएगा, a lot of homework, ऑप्शन A is correct। He was praised by his father, कि उसको उसके फादर द्वारा उसको उसकी प्रशंसा की गई, ठीक है। तो अब इसको हमने एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करा तो ही क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है, क्योंकि इसकी प्रशंसा की गई ना, तो ऑब्जेक्ट क्या आ जाएगा बाद में, was praised, ये क्या है, हमारा वर्ब है, प्रेज करी गई, तारीफ करी गई, और किसके द्वारा की गई, हिज फादर। हिज फादर हमारा क्या है, सब्जेक्ट, तो पहले क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा हिज फादर। अब वॉज प्रेज्ड, पास्ट की बात है तो हिज फादर क्या किया, इसके पापा ने, उसके पापा ने प्रेज किया, और किसमें किया, पास्ट फॉर्म में, PRAISED, प्रेज्ड। ही जो है हमारा ऑब्जेक्ट है तो ही इज फादर प्रेज्ड हिम, ही का क्या बन जाएगा, हिम। सो हिज फादर हैज प्रेज्ड हिम, हिज फादर प्रेजेस हिम, अभी भी कर रहे हैं, करते हैं। हिज फादर हैड प्रेज्ड हिम या हिज फादर प्रेज्ड हिम, ऑप्शन डी इज करेक्ट, हिज फादर प्रेज्ड हिम। अब यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया है 4 पार्ट्स में, जो कि चारों पार्ट्स क्या है, जम्बल्ड फॉर्म में है, हमें इसको अरेंज करना है। दिस ईयर शोकेस्ड द नेशन सॉफ्ट, पूरे इस साल दर्शाया गया, दिखाया गया नेशन का सॉफ्ट, किसी देश का सॉफ्ट। अब क्या सॉफ्ट और कौन से साल में, तो ये हमें स्टेटमेंट इनकम्प्लीट है, ठीक है, दोनों तरफ से। द कैप्टिवेटिंग रिपब्लिक डे परेड इन जनवरी दिस ईयर, पता चल गया कौन सी स्टेटमेंट पहले आएगी, कि इस साल जो बहुत ही मंत्रमुग्ध करने वाली रिपब्लिक डे परेड हुई, कब हुई, जनवरी, और कौन सी जनवरी, इस साल की जनवरी। तो इन जनवरी दिस ईयर शोकेस द नेशन सॉफ्ट and hard power, sending out a message to the world of India's arrival on the global scene। पता चल गया क्या अरेंजमेंट बन रहा है, एक तरफ नेशन की सॉफ्ट और दूसरी तरफ नेशन की हार्ड, दोनों पावर को बताया कि भाई हम सॉफ्टली भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं और हमारे पास ये दम भी है कि अगर कोई हमारे
इंटीग्रिटी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, सॉवरेनिटी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब भी दे सकते हैं। ठीक है, ईंट का जवाब पत्थर से देना भी हमें आता है, बट हम प्रेफर करते हैं कि हम सॉफ्ट इन्फ्लुएंस करें। ठीक है, यानी कि हम ये दम रखते हैं कि हम इसरो, हमारी जो संस्था है वो चंद्रयान भी लैंड कर सकती है, और जो कि ठंडक और शीतलता को दिखाता है, और सूरज के लिए लूनर मिशन भी लॉन्च कर सकती है जो कि तपिश को दिखाता है, गर्माहट को दिखाता है। ठीक है, सेंडिंग आउट अ मैसेज टू द वर्ल्ड ऑफ इंडिया, की ये दुनिया को एक मैसेज देता है कि भाई अब इंडिया ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे आ चुका है। ओके, सो द कैप्टिवेटिंग रिपब्लिक डे परेड इन जनवरी ऑफ इंडियाज अराइवल, इनकरेक्ट, जनवरी दिस ईयर होगा, दिस ईयर शोकेज, इनकरेक्ट, द कैप्टिवेटिंग से स्टार्ट होगा, दिस ईयर शोकेज, ये अगेन इनकरेक्ट है, द कैप्टिवेटिंग रिपब्लिक डे परेड इन जनवरी दिस ईयर शोकेज द नेशन सॉफ्ट एंड हार्ड पावर, सेंडिंग आउट अ मैसेज टू द वर्ल्ड ऑफ इंडियाज अराइवल ऑन द ग्लोबल सीन, ऑप्शन डी इज करेक्ट। The relationship was off to a rocky start, but things improved after a few months. Idiom दिया है, उसका मीनिंग बताना है। Off to a rocky start मतलब कि उसकी शुरुआत हुई कुछ परेशानियों के साथ में। To begin smoothly, बहुत आराम से शुरुआत हो गई, incorrect. To start with difficulties, option B is correct. यहाँ पे देखो फर्स्ट और लास्ट स्टेटमेंट 1 और 2 दिया है, करेक्ट ऑर्डर में है, इसी बीच में हमें ABCD जो है अरेंज करना है। द अडॉप्ट अ हेरिटेज, अपनी धरोहर अपनी पहचान स्कीम इज एन इनिशिएटिव ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म इन कोलैबोरेशन विद द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। बोल रहे हैं एक जो प्रोग्राम है, स्कीम है, अडॉप्ट हेरिटेज, अपनी धरोहर अपनी पहचान, ये जो स्कीम है ये मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म का एक इनिशिएटिव है, उनका एक स्टेप है, इन कोलैबोरेशन विद, किसके साथ में, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साथ में मिलके। अंडर इट the government invites entities including public sector companies, private sector firms as well as individuals to develop selected monuments and heritage and tourist sites across India। बोल रहे हैं इस स्कीम के तहत क्या किया जा रहा है कि गवर्नमेंट ने कुछ कंपनीज को या बाहरी कंपनीज को, प्राइवेट प्लेयर्स को बुलाया, जिसमें कि पब्लिक सेक्टर कंपनीज भी शामिल है, प्राइवेट सेक्टर फर्म्स भी शामिल है, और कोई इंडिविजुअल व्यक्ति जिसने अपना कोई सेटअप खोला हो, सेटअप लगाया हो, वो भी शामिल है। टू डेवलप, जिसके तहत कुछ सिलेक्टेड मॉन्यूमेंट्स और हेरिटेज साइट्स को एंड टूरिस्ट साइट्स देश भर में उनको डेवलप किया जाएगा, यानी कि उनको और ज़्यादा विकसित किया जाएगा। ठीक है, ये है स्कीम। Development of these tourist sites calls for providing and maintaining basic amenities। अब डेवलपमेंट की बात की गई और ये बी पॉइंट में भी डेवलपमेंट का जिक्र आ रहा है, तो हम समझ पा रहे हैं कि ए और बी में लिंक बन रहा है, क्योंकि हमने पहले ए पॉइंट में कि किसको डेवलप करना है, इन सिलेक्टेड मॉन्यूमेंट्स और साइट्स को डेवलप करना है, इसकी बात की गई, और बी पॉइंट में बोला कि इन साइट्स को डेवलपमेंट करने का पर्पस क्या है या क्यों किया जा रहा है। ऑफ दीज टूरिस्ट साइट्स कॉल्स फॉर प्रोवाइडिंग एंड मेंटेनिंग बेसिक एमिनिटीज, मतलब टूरिस्ट साइट्स का डेवलपमेंट करने का मतलब क्या है कि वहाँ पे बेसिक ज़रूरतों को प्रोवाइड किया जाए, मेंटेन किया जाए, इंक्लूडिंग ड्रिंकिंग वाटर, ईज ऑफ एक्सेस फॉर द डिफरेंशियली एबल्ड एंड सीनियर सिटीजन्स, की वहाँ पे जो शारीरिक रूप से दिव्यांग लोग हैं उनके लिए एक्सेस कर पाना उन जगहों को इजी हो। जैसे सीढ़ियां हैं, तो अगर कोई व्हीलचेयर वाला व्यक्ति है तो वो सीढ़ियों से कैसे जाएगा, तो वहाँ पे उस तरीके की स्लाइड्स भी बनाई जानी चाहिए जहाँ से वो आसानी से जा सके। ठीक है, और सीनियर सिटीजन्स के लिए सही तरीके से वहाँ पे डेवलपमेंट होनी चाहिए। स्टैंडर्डाइज सिंगेज, क्लीनलीनेस, पब्लिक कन्वीनियंसेस एंड इल्यूमिनेशन अलॉन्ग विद एडवांस्ड एमिनिटीज। फिर क्या किया जाए कि साइन्स जो हैं, बोर्ड जो लगे हुए होते हैं ना, साइन बोर्ड्स, उनको बोला जा रहा है सिग्नेज, तो उनको स्टैंडर्डाइज किया जाए, यानी कि एक ही तरीके के हों सब जगह के। ऐसा ना हो कि भाई आंध्र प्रदेश में आप गए तो वहाँ के अलग साइन बोर्ड्स हैं, और आप अगर गुजरात गए तो वहाँ के अलग साइन बोर्ड्स हैं। तो अगर कोई व्यक्ति टूरिस्ट है तो वो अलग अलग जगह की, अलग अलग स्टेट की लैंग्वेज पढ़ के और सीख के तो नहीं जाएगा ना, तो वो साइन बोर्ड जो है वो स्टैंडर्डाइज्ड हो, वहाँ पे सफाई हो, पब्लिक कन्वीनियंसेस हो, वहाँ पे सुविधाएं हो, और इल्यूमिनेशन मतलब कि रोशनी वगैरह पर्याप्त हो, अलॉन्ग विद एडवांस्ड एमिनिटीज, और इसके बजाय इसके साथ साथ में और एडवांस्ड भी वहाँ पे सुविधाएं हो। जैसे हो सकता है कि
CCTV कैमरास लगे होना या फिर वाईफाई कनेक्शन हो पाना, इस तरीके की चीज़ें भी वहाँ पे हो। It was launched in September 2017 on World Tourism Day by President रामनाथ कोविंद। अभी इसकी शुरुआत 2017 में हुई थी, ये स्कीम लॉन्च की गई थी। तो ये स्कीम के बारे में आगे बता रहे ना कि स्कीम कब लॉन्च की गई थी। तो यानी कि फर्स्ट पॉइंट जो है कि अडॉप्टेड अ हेरिटेज, अपनी धरोहर अपनी पहचान, ये स्कीम के बारे में बोला जा रहा है कि ये फर्स्ट पॉइंट से लिंक्ड है, यानी कि फर्स्ट हमारा अरेंजमेंट क्या बन रहा है, सी पॉइंट। ठीक है, उसके बाद में सी फर्स्ट हमारा अरेंजमेंट बन रहा है। हमने कल भी डिस्कस किया था कि हमें 3-4 चीज़ें अगर पता चल गई तो हमारा पैरा जंबल सॉल्व करना बहुत ईजी है। सबसे पहला आपका फर्स्ट अरेंजमेंट क्या बन रहा है, वो अगर आपको फर्स्ट स्टेटमेंट पता चल गया तो आपको बाकी अरेंज करना इजी हो जाएगा। किन्हीं भी 2 स्टेटमेंट्स के बीच में अगर आप लिंक बैठा पाते हो तो भी आपको अरेंज करना बहुत इजी हो जाएगा। अब देखो, मुझे ये पता है कि फर्स्ट स्टेटमेंट मेरा सी है और मुझे ये पता है कि ए के बाद में बी स्टेटमेंट आएगा, डायरेक्ट बाद में बी स्टेटमेंट आएगा। ठीक है, ये 2 चीज़ें मुझे पता है। अब मैं चलती हूँ अपने ऑप्शंस की तरफ। देखो, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन ए है, ए के डायरेक्ट बाद में बी है, यहाँ पे भी ए के डायरेक्ट बाद में बी है, लेकिन फर्स्ट ऑप्शन दोनों ए हैं, जो कि मेरे अकॉर्डिंग फर्स्ट ऑप्शन सी होना चाहिए। तो मैं इन दोनों को एलिमिनेट कर रही हूँ। ठीक है, अब सी ऑप्शन में फर्स्ट ऑप्शन सी है और डी में भी फर्स्ट अरेंजमेंट सी है। ठीक है, तो ये दोनों मेरे लिए ठीक बैठ रहे हैं, सूट बैठ रहे हैं मेरे अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग। उसके बाद में जो सी ऑप्शन है इसमें ए के बाद में बी आ रहा है और जो डी ऑप्शन है इसमें बी के बाद में ए आ रहा है, लेकिन मेरा जो अरेंजमेंट बन रहा है उसमें ए के बाद में बी आ रहा है, यानी कि डी ऑप्शन भी मेरा एलिमिनेट हो गया। मेरा आंसर क्या बन गया, CABD ऑप्शन सी करेक्ट। ठीक है, अब देखो, मैंने CAB इन तीनों का अरेंजमेंट कर दिया। अब डी को देखते हैं। सच एज सर्वेलेंस सिस्टम्स, नाइट व्यूइंग फैसिलिटीज एंड टूरिज्म फैसिलिटेशन एंड सेंटर्स। अब देखो, ये एडवांस्ड एमिनिटीज की बात की जा रही ना, उन्हीं का उदाहरण दिया जा रहा है। एडवांस एमिनिटीज सच एज सर्वेलेंस सिस्टम, निगरानी के तरीके, नाइट व्यूइंग फैसिलिटीज, रात में देखने के तरीके, और टूरिज्म फैसिलिटेशन सेंटर्स की। देखो, आप किसी भी जगह पे टूरिज्म के लिए जाते हैं ना, तो वहाँ पे कुछ ब्रोकर्स जैसे होते हैं, वो लोग खड़े होते हैं, क्योंकि उन लोगों का काम है कि टूरिस्ट आएंगे तो उनसे एक्स्ट्रा ज़्यादा पैसे चार्ज करके वो अपना घर वगैरह चलाते हैं। तो ऐसे सुविधाएं वहाँ पे मुहैया कराए जाएं कि उनको कोई भी लूट ना सके, कुछ ज़्यादा उनसे ओवर चार्ज ना कर ले, इस तरीके की फैसिलिटीज उनको मिलनी चाहिए। ठीक है, जो कि एडवांस एमिनिटीज में आते हैं, यानी कि हमें पता चल गया कि बी स्टेटमेंट को कंप्लीट कर रहा है डी स्टेटमेंट, यानी कि ABD, ये अरेंजमेंट तो पक्का है। अब देखो, अगर मैं मान लो कि मुझे ये भी नहीं पता चलता कि ये मेरा फर्स्ट स्टेटमेंट, मतलब ये वाला अरेंजमेंट नहीं पता चलता, तो यहाँ पे देखो DBA, हमारा अरेंजमेंट क्या बन रहा है, ABD, ये गलत हो गया। सो फिर क्या हो गया, हमारा ऑप्शन सी इज करेक्ट। The country for a decade could end this year with national elections। बोल रहे हैं जो कि इस देश में दशकों से चला आ रहा है वो इस साल खत्म हो सकता है नेशनल इलेक्शंस के जरिए। ठीक है, सम, यानी कि ये स्टेटमेंट इनकम्प्लीट है, इसके आगे कुछ पहले कुछ आएगा स्टेटमेंट जिसकी वजह से ये स्टेटमेंट आगे कंप्लीट हो पाएगा। तो फर्स्ट हमारा पी स्टेटमेंट नहीं हो सकता, तो जहां कहीं पे भी पी स्टेटमेंट फर्स्ट है उसको एलिमिनेट कर दो। खैर, एक ही है, ऑप्शन डी इज इनकरेक्ट। बाकी सब में एस फर्स्ट स्टेटमेंट है, यानी कि एस हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट होगा। सम इवन बिलीव्ड दैट द पॉलिटिकल नाइटमेयर एनगल्फिंग, कुछ लोगों का ये भी मानना था कि जो पॉलिटिकल नाइटमेयर, यानी कि बुरा सपना, जो ये पॉलिटिकल बुरा सपना था जिसने कि एनगल्फ कर लिया, यानी कि जकड़ लिया था, पूरी तरीके से दबोच लिया था, किस चीज को, स्ट्रीट्स वर फेस्टोन्ड विद फ्लैग्स एंड लाइट्स, जिसने कि पूरी स्ट्रीट्स को क्या किया था, उत्सव युक्त कर दिया था, झंडों से, रोशनी से, विद म्यूजिक परफॉर्मेंसेस एंड अ मिलिट्री परेड इन ट्रिपोली रिफ्लेक्टिंग पॉपुलर जॉय, जिसमें क्या किया गया था, म्यूजिक चलाया जा रहा था, परफॉर्मेंसेस हो रही थी, मिलिट्री परेड हो रही थी, कहाँ पे, त्रिपोली में। और इससे क्या पता चला था कि वहाँ के लोग बहुत खुश हैं, वहाँ पे जनता में खुशी की लहर है। ठीक है, ऑन February 17 Libyans celebrated 12 years of the uprising that finally ended the rule of Muammar Gaddafi। बोल रहे हैं कि 17 फरवरी को लिबियान देश के लोगों ने 12 साल
पहले जो एक अपराइजिंग यानी कि विद्रोह हुआ था, जिसने फाइनली वहां के जो रूलर थे मुअम्मर गद्दाफी, उनके रूल का, उनके शासनकाल का अंत किया, उसका जश्न मनाया गया। सेलिब्रेटेड मतलब उसका जश्न मनाया गया। तो देखो, एस स्टेटमेंट एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बारे में बता रहा है, किसी घटना का जिक्र कर रहा है कि क्या हुआ है, 17 फरवरी को इस तरीके की घटना हुई है। ठीक है, वहाँ पे लोगों ने एंजॉय करा है। 12 साल पहले जो एक विद्रोह का सुर उठा था, उसकी सेलिब्रेशन वहाँ पे की गई है। तो ये हमारा एक इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट है, किसी भी और स्टेटमेंट के ऊपर निर्भर नहीं करता। ये हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में बोला गया कि वहाँ की जो सड़कें थी, वहाँ पे फ्लैग्स, लाइट्स, म्यूजिक, डांस परफॉर्मेंस, मिलिट्री परेड हो रही थी। कहाँ पे? त्रिपोली में, जो कि जनता के बीच में खुशी के बारे में बता रहा था। सेकंड हो गया, क्योंकि ये इसी सेलिब्रेशन से जुड़ा हुआ है। फिर आगे आता है कि कुछ लोगों का ये भी मानना है कि जो पॉलिटिकल नाइटमेयर था, जिसने देश को दशकों तक जकड़ के रखा था, वो इस साल खत्म हो गया, खत्म होगा नेशनल इलेक्शंस के साथ में। यानी कि वहाँ पे इस साल जो नेशनल इलेक्शंस होंगे, उसके साथ में ये जो वहाँ पे पॉलिटिकल नाइटमेयर चल रहा है इतने टाइम से, वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया थर्ड स्टेटमेंट, और पी हो गया हमारा फोर्थ स्टेटमेंट। तो अरेंजमेंट क्या बन रहा है? एस आर क्यू पी। सो एस आर क्यू पी, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। Practice does not seem to be a feasible career option for most आयुर्वेदा graduates। यानी कि इस चीज़ की प्रैक्टिस करना, जो भी आयुर्वेदा से पढ़े हुए लोग हैं, ग्रेजुएट लोग हैं, उनके लिए ये अच्छा फीजिबल करियर ऑप्शन नहीं है। ठीक है, यानी कि आयुर्वेदा की प्रैक्टिस करना, उसके डॉक्टर्स बनना उनके लिए अच्छा ऑप्शन नहीं है। For a few idealists who consider this option, the hardships awaiting them are many। और कुछ लोग जो आइडियोलॉजी में विश्वास करने वाले लोग हैं कि नहीं, मैं तो आयुर्वेदा में विश्वास करता हूँ, वो अगर इसको अपना करियर ऑप्शन चुनते हैं, वो इस अगर ऑप्शन को चूज करते हैं, तो उनके लिए बहुत सारी परेशानियाँ आगे खड़ी हैं। यानी कि ये ऑप्शन चूज करना आसान काम नहीं है। इस ऑप्शन में बहुत सारी परेशानियां जुड़ी हुई हैं। फॉर अंडरस्टैंडेबल रीजंस, आयुर्वेदा इज नॉट द मेडिकल सिस्टम ऑफ फर्स्ट चॉइस फॉर मेनी रीजंस। क्योंकि बहुत सारे समझ पाने वाले कारणों की वजह से हमारा पहला फर्स्ट चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट जो है, मेडिकल ट्रीटमेंट, वो आयुर्वेदा नहीं होता। आपने देखा है, आपको कुछ सर्दी जुकाम बुखार हो जाता है, 2-3 दिन आप, चलो एक आधा दिन आप रेस्ट करते हैं, घर पे सोचते हैं कि काढ़ा वाड़ा पीने से या कुछ हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। लेकिन जब वो चीज़ें काम नहीं करती, क्या आप किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाते हैं या सीधा जाते हैं एलोपैथिक डॉक्टर के पास? ऑब्वियसली बात है, आप नियरेस्ट एलोपैथिक डॉक्टर जो बेस्ट है आपके लिए, आपके आसपास में, आप उसके पास जाएंगे, आयुर्वेदा के पास तो नहीं जाएंगे। जो ऐसी बीमारियां होंगी जहाँ पे डॉक्टर्स ने आपको बोला होगा कि ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, ठीक है, अभी देख लो थोड़े टाइम में, नहीं तो ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, वहाँ पे आप एज अ सेकेंडरी ऑप्शन होम्योपैथी और आयुर्वेदा इन चीज़ों की तरफ मुड़ते हैं, रुक करते हैं, राइट। ये हमारा फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं होता कभी भी। वही चीज़ यहाँ पे बोला जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे रीज़न हैं जिनकी वजह से आयुर्वेदा जो है वो हमारे मेडिकल सिस्टम में फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं है, फर्स्ट चॉइस नहीं है ज़्यादातर लोगों की। इवन आयुर्वेदा प्रैक्टिशनर्स डोंट सीम टू ट्रस्ट इट फुली। और यहाँ तक कि जो आयुर्वेदा के प्रैक्टिशनर्स हैं, उनके जो जानकार लोग हैं जिन्होंने उसकी पढ़ाई करी है, जो उसको प्रैक्टिस करते हैं, वो भी इस सिस्टम को पूरी तरीके से ट्रस्ट नहीं करते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैड नोटेड इन हिज स्पीच एट द 6th वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस इन नवंबर 2014। और ये किसके शब्द हैं, किसने कहा है ये बात कही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब वो अपने 6th वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस, जो कि नवंबर 2014 को हुई थी, उसमें अपना भाषण दे रहे थे, तब उनने ये स्टेटमेंट कही है। Despite the publicity campaigns to promote Ayurveda, Yoga, Unani, Siddha and Homeopathy, Ayush, the fact is that there is trust deficit in these systems। बोल रहे हैं कि हालांकि बहुत बड़ा पब्लिसिटी कैंपेन चलाया जा रहा है आयुष मंत्रालय को प्रमोट करने का। आयुष का फुल फॉर्म क्या है? आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्ध एंड होम्योपैथी। ये सारे प्रक्रियाओं का
एब्रीवेटेड फॉर्म है आयुष, ठीक है। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रमोशन कैंपेन्स चल रहे हैं, फिर भी लोगों के अंदर इस सिस्टम को लेके ट्रस्ट की कमी है, ठीक है। और ये जग जाहिर बात है कि नहीं है विश्वास, अभी इन चीज़ों के ऊपर सेकेंडरी ऑप्शन के तौर पे जाते हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस कि आयुर्वेदा की प्रैक्टिस आयुर्वेदा के ग्रेजुएट्स के लिए एक अच्छा करियर ऑप्शन नहीं है, ये हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट होता है। सेकंड स्टेटमेंट बोलते हैं ऑप्शन, दिस ऑप्शन, इस ऑप्शन को चूज करते हैं। कौन सा ऑप्शन? इसकी प्रैक्टिस को, इसको अपना करियर बनाने का ऑप्शन। तो क्यों हमारा सेकंड स्टेटमेंट हो जाएगा कि कुछ लोग जो इसको अपना करियर बनाना चूज करते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा परेशानियां रास्ते में खड़ी हैं, ठीक है। फिर उन्हीं परेशानियों के बारे में आगे बताते हैं ये कि बहुत सारे पब्लिसिटी कैंपेन्स चलाए जाते हैं आयुष मंत्रालय के लिए, फिर भी लोगों में इस सिस्टम के लिए ट्रस्ट नहीं बन पा रहा, ट्रस्ट की कमी है। फिर उन्होंने बोला कि इस ट्रस्ट की कमी का कारण भी हमें समझ में आता है क्योंकि ज़्यादातर लोगों का फर्स्ट चॉइस ये नहीं होता। दूसरी चीज़, जो आयुर्वेदा के प्रैक्टिशनर्स हैं वो खुद इस सिस्टम को पूरी तरीके से ट्रस्ट नहीं करते, ठीक है। तो ये हो गया फोर्थ पॉइंट। तो हमारा अरेंजमेंट क्या बन रहा है? PQSR, PQSR, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है एज अ प्राइमरी स्कूल एजुकेटर आई हैव अ विश, बोल रहे हैं क्योंकि मैं एक प्राथमिक स्कूल का टीचर हूँ, शिक्षक हूँ, मेरी एक ख्वाहिश है। फिर क्या ख्वाहिश है? अ स्ट्रेट फॉरवर्ड विश, बहुत सीधी सादी सी ख्वाहिश है। Not a grandiose one that demands that every primary student receives an A in every subject. कोई बहुत बड़ी, बहुत भारी भरकम विशाल कोई डिमांड नहीं है, बहुत बड़ी विश नहीं है, जैसा कि बोला जाता है कि हर एक स्टूडेंट, प्राइमरी स्टूडेंट जो है हर एक सब्जेक्ट में ए स्कोर करे, ऐसी कोई बड़ी विश नहीं है। I also don't anticipate any student receiving all, और मैं ये भी नहीं मानता कि हर स्टूडेंट ऐसा, कोई स्टूडेंट है जो ऐसा कर सकता है, अचीव कर सकता है। As on the progression exams administered in the Cambridge section, जैसा कि जो पासिंग एग्जाम होते हैं ना कैम्ब्रिज सेक्शन में, उसमें एक्सपेक्ट किया जाता है और बच्चे हासिल भी करते हैं, वैसा मैं कुछ इनसे एक्सपेक्ट नहीं करता, ना मैं मानता हूँ कि कोई बच्चा ऐसा कर सकता है, ठीक है। तो सिंपल ये अरेंजमेंट जो है जिस फॉर्म में लिखा गया उसी में बन रहा है कि सबसे पहला कि प्राइमरी स्कूल का एजुकेटर, इसलिए मेरी एक विश है। फिर उसी विश के बारे में बोला था, बड़ी छोटी सी सीधी सादी सी विश है, कोई बड़ी विशाल विश नहीं है। और मैं नहीं मानता कि हर स्टूडेंट जो है पूरे हर एक सब्जेक्ट में ए ले सकता है, जैसा कि कैम्ब्रिज सेक्शन के पासिंग एग्जाम्स में देखा जाता है या चाहिए होता है, वैसा नहीं मैं समझता। सो PQRS इसका अरेंजमेंट है। PQRS, ऑप्शन डी इज करेक्ट। दिस इज इन लाइन विद द पोजिशन, अब जहां पे बोल रहा है कि दिस इज यानी कि ये जो है इन लाइन है, यानी कि उसी के तहत है, उसी के अनुरूप है, विद द पोजिशन इंडिया, जो कि इंडिया का स्टैंस है, हैज बीन टेकिंग ऑन द यूक्रेन क्राइसिस, किसके ऊपर? यूक्रेन क्राइसिस के ऊपर जो इंडिया का स्टैंस है ये उसी के अनुरूप है फ्रॉम द बिगनिंग, ठीक है। अब ये मतलब क्या? किसी चीज़ की पहले चर्चा की होगी, वही है ना, कुछ हमने डिस्कशन किया होगा, कुछ हमने बिल लाया होगा, कुछ हमारा एक्शन होगा, जो कि हमारा पहले जो स्टैंस रहा है शुरुआत से यूक्रेन क्राइसिस पे, उसी के अनुरूप है, यानी कि उसके विरुद्ध नहीं गया, ठीक है। तो यानी कि पी हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं हो सकता। ऑप्शन में पी दो जगह दिखाई दे रहा है, बी और डी में दिखाई दे रहा है, हटा दो। ऑन February 23, अब देखो ऑप्शंस जो बचे हुए हैं उससे हमें पता चल गया क्यों हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। ऑन February 23, 2023 क्या बताया था? किसी पर्टिकुलर इंस्टेंस का दिन, साल, महीने का जिक्र किया गया हो, इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट हो सकता है। तो बोल रहे हैं February 23, 2023 को ऑन द ईव ऑफ फर्स्ट एनिवर्सरी ऑफ रशियाज इन्वेजन ऑफ यूक्रेन, जब रशिया के यूक्रेन के ऊपर जो आक्रमण किया गया है रशिया द्वारा, उसका एक साल पूरा होने से सिर्फ एक दिन पहले की बात है, द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली अडॉप्टेड अ रेजोल्यूशन कॉलिंग फॉर एन एंड टू द वॉर। तब क्या हुआ कि यूएन की जनरल असेंबली ने एक रेजोल्यूशन पास किया, और उस रेजोल्यूशन का क्या मतलब था कि भाई अब ये युद्ध जो है बंद होना चाहिए, अब इस युद्ध को बंद कर दो, ठीक है। ये उसका आह्वान था, गुहार थी। अनसरप्राइजिंगली इंडिया वॉज वन अमंग 32,
अब कौन से 32, यानी कि यहाँ पे भी 32 का पहले जिक्र किया गया होगा, जिसका फिर बताया गया कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि इंडिया भी उन 32 का हिस्सा था। उन 32, कौन से उन 32? तो जिसका पहले जिक्र किया होगा, ठीक है। तो यानी कि इससे पहले कोई स्टेटमेंट आएगा जिसमें 32 का जिक्र किया होगा। The resolution was favored by 141 members and opposed by 7, while 32 states abstained। बोल रहे हैं ये जो रेजोल्यूशन है, कौन सा रेजोल्यूशन? जो कि क्यू स्टेटमेंट में हमने इंट्रोड्यूस किया। तो क्यू स्टेटमेंट फर्स्ट होगा, उसके बाद में आएगा एस स्टेटमेंट, क्यू फर्स्ट एस सेकेंड, ठीक है। ये जो रेजोल्यूशन वहां पे पारित किया गया, इसके अंदर 141 मेंबर्स जो हैं उन्होंने इसके पक्ष में वोट किया, 7 देशों ने इसके विपक्ष में वोट किया और 32 स्टेट्स ऐसे थे जिन्होंने इस रेजोल्यूशन पे किसी भी तरह की वोटिंग से मना कर दिया, एब्सटेन कर दिया, यानी कि वोटिंग करने से मना कर दिया, ठीक है। अब ऊपर हमने देखा आर स्टेटमेंट में इन 32 की बात की गई। वो इन 32 का कहाँ इंट्रोडक्शन हुआ कि कोई 32 स्टेट्स थे, यानी कि देश थे जिन्होंने इससे मना कर दिया। उन 32 देशों में इंडिया भी शामिल था, ठीक है। तो एस के बाद में कौन सी स्टेटमेंट आएगी? आर स्टेटमेंट आएगी। फिर इसी के बारे में बोला गया कि इंडिया ने क्योंकि इससे मना किया है, ये जो इंडिया का शुरुआत से यूक्रेन क्राइसिस के ऊपर स्टैंड रहा है उसी के अनुरूप रहा है, क्योंकि इंडिया ने शुरुआत से बोला कि हम रशिया को कंडेम नहीं करेंगे। हम जानते हैं कि किसी भी देश की सोवरेनिटी जो है वो ज़रूरी है, उसका हमें सम्मान करना चाहिए, बट हम रशिया का कंडेम नहीं करेंगे, रशिया को कंडेम नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया पी पॉइंट क्यू एस आर पी हमारा अरेंजमेंट बन रहा है, जो कि है ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑन February 25 द ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM had its first ever 2-day national conference। देखो इंट्रोडक्शन हुआ किसी स्टेटमेंट का कि 25 फरवरी की घटना है, फिर AIMIM का इंट्रोडक्शन किया गया, फुल स्टेटमेंट, फुल उसका फॉर्म दिया गया, ठीक है। तो यानी कि पी हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट होएगा। तो और घटना बताएगी कि क्या हुआ कि इनकी पहली 2 दिवसीय नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। देखो कहाँ कहाँ है, पी फर्स्ट स्टेटमेंट, बी में है और डी में है। तो अब क्यू स्टेटमेंट भी देख लेते हैं, क्यू नहीं होगा फर्स्ट स्टेटमेंट, क्यू इट्स 2 मेंबर, इट्स से शुरुआत हो रही है। इट्स मतलब किसी चीज के पहले जिसका जिक्र किया होगा उसी के 2 सदस्यों की बात की जा रही है ना, उसके 2 सदस्य ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि AIM की बात की गई, उसकी मीटिंग हुई, उसके ही 2 सदस्य हैं जो पार्लियामेंट के हैं, ठीक है। तो क्यू हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं हो सकता। चलिए आगे देखते हैं। इट्स 2 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ओवर 1000 ऑफिस बेयरर्स एंड कॉर्पोरेटर्स। बोल रहे हैं उसके 2 पार्लियामेंट के मेंबर्स, 1000 ऑफिस के पदाधिकारी और कॉर्पोरेटर्स। अब क्या है आगे स्टेटमेंट हो सकता है इनकम्प्लीट हो, तो चलिए देखते हैं आगे। द नेशनल कन्वेंशन इन मुंबई एंटेल्ड क्लोज डोर डेलिब्रेशन विद आगे स्टेटमेंट इनकम्प्लीट है कि बोल रहे हैं इनका जो नेशनल कन्वेंशन हुआ वो कहाँ हुआ, मुंबई में हुआ, और बंद दरवाजों के अंदर, यानी कि बंद कमरों के अंदर कुछ फैसले लिए गए, विद आगे स्टेटमेंट इनकम्प्लीट है। The move came days ahead of the 65th anniversary of what the AIM calls the party's revival। बोल रहे हैं ये जो मीटिंग आई ये कुछ ही दिन पहले आई जब AIM का 65th एनिवर्सरी थी, उस दिन की, जब वो बोलते हैं कि इस पार्टी का पुनर्जन्म हुआ, रिवाइवल हुआ। वेयर इट रिजॉल्व टू एम्बार्क ऑन नेशन वाइड एक्सपेंशन, जहाँ पे उन्होंने वचन लिया कि भाई हम देश भर में क्या करेंगे, एक्सपेंशन करेंगे, यानी कि देश भर में, यानी कि एक नेशनल पार्टी बनकर सामने आएंगे। ये उन्होंने फैसला लिया था, उसकी 65 एनिवर्सरी मार्क करने वाले हैं, उससे कुछ ही दिन पहले ये मीटिंग की गई, राइट। तो पैटर्न समझ में आ गया, क्रोनोलॉजी समझ में आ गई कि भाई उनकी नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई। ये जो कॉन्फ्रेंस है उनकी 65th एनिवर्सरी से कुछ दिन पहले हुई, तो उसी कॉन्फ्रेंस के आगे बारे में बताया गया कि वो उनकी 65th एनिवर्सरी से कुछ दिन पहले हुई। फिर बोला गया एक्सपेंशन, द नेशनल कन्वेंशन इन मुंबई एंटेल्ड क्लोज डोर डेलिब्रेशन विद इट्स 2 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट्स
over 1000 ऑफिस बेयरर्स एंड कॉर्पोरेटर्स। तो आर स्टेटमेंट को कंप्लीट कर रहा है क्यू स्टेटमेंट, आर हमारा थर्ड स्टेटमेंट हो जाएगा और क्यू हमारा फोर्थ स्टेटमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बन गया पी एस। देखो हमने जहां पे एस भी सेकंड स्टेटमेंट पता लगाया था ना, वहीं पे हमें अपना अरेंजमेंट मिल गया था क्योंकि यहाँ पे पी क्यू आ रहा है। तो पी एस आर क्यू, ऑप्शन बी इज करेक्ट। द भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम। अब एक नया कुछ स्कीम आई है, भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम। द न्यू सेफ्टी रेटिंग सिस्टम, क्या है ये? नया सेफ्टी रेटिंग सिस्टम है फॉर पैसेंजर कार्स अप टू 3.5 टन्स विच इज टू बी इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम October 1, जो कि 1 अक्टूबर से लागू किया जाएगा। इज अ वेलकम इनिशिएटिव, और इस इनिशिएटिव का स्वागत किया जा रहा है एज इट विल गिव अ डैश टू इंडियाज एफर्ट्स टूवर्ड्स एनहांसिंग रोड सेफ्टी। या ये क्या देगा? ये एक पुश देगा, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव बात की जा रही है तो उसको प्रेरित करेगा किसी तरीके से, इंडिया को प्रेरित करेगा, हमें प्रेरित करेगा कि हमारे जो रोड सेफ्टी के प्रोग्राम्स हैं उनको और बढ़ावा दिया जाए। ठीक है, तो उसको प्रेरित करेगा, पुश करेगा, आगे धकेलेगा। ठीक है, ऐसा कुछ यहाँ पे स्टेटमेंट आएगा, वर्ड आएगा। Priced at 1/4 the cost of the rating systems available at present in just 4 other countries। यानी कि ऐसा जो रेटिंग सिस्टम है केवल 4 और दूसरे देशों में मौजूद है, और ये जो सिस्टम है भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम, इसकी कीमत उन 4 अलग अलग देशों वाले जो प्रोग्राम्स हैं उनसे 1/4 है, उनका 1/4 हिस्सा है, यानी कि लगभग 60 लाख रुपए है। The NCAP should spur more car makers to get crash tests and evaluation of other safety parameters done for their vehicles। बोल रहे हैं अब NCAP का मकसद ये है कि वो और कार मेकर्स को पुश करें, उनको बोलें कि भाई आप अपने कार क्रैश टेस्ट जो है वो करवाइए। ठीक है, जिससे कि हमें पता चले कि वो कार सेफ्टी पैरामीटर्स पे कितनी खरी उतरती है। ठीक है, और वो सभी व्हीकल्स के लिए होना चाहिए, कार मेकर्स को सभी व्हीकल्स के लिए ये चीज़ करनी चाहिए। These dash will in turn enable car buyers to make informed choices based on the safety factors। अब ये जो टेस्ट होंगे इनसे क्या होगा? इनसे भाई एज अ कार परचेजर, एज अ बायर, मेरे को ये पता चल जाएगा कि ये कार सेफ्टी वाइज कितनी अच्छी है। फिर मैं अपने बच्चे की सेफ्टी, अपनी फैमिली की सेफ्टी देख के उसी हिसाब से वो कार परचेज करूंगी, या अपना बजट के अकॉर्डिंग वो कार सेगमेंट की चूज करूंगी अपने बजट के अकॉर्डिंग, जो उस कैटेगरी में सबसे बेस्ट सेफ्टी प्रोवाइड करती होगी। राइट, तो ये मेरे को एक फ्रीडम ऑफ चॉइस देगा कि मेरे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं, मुझे सभी कार के बारे में A to Z सारे पैरामीटर्स पता है, तो मैं अब अच्छे से स्मार्ट डिसीजन ले सकती हूँ। Even as this is likely to dash the auto sector to pull up its socks। बोल रहे हैं कि हालांकि ये क्या करेगा, ऑटो सेक्टर को मजबूर करेगा या प्रेरित करेगा अपनी पुल अप सॉक्स करने के लिए, यानी कि अपनी चीज़ों को, अपनी स्थिति को और ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए, तैयारी करने के लिए, कमर कसने के लिए। वुड ऑल्सो ब्राइटन द चांसेस ऑफ इंडियन कार्स मार्क्ड विद गुड सेफ्टी ग्रेड्स डैश इंटरनेशनल ऑर्डर्स। तो ये क्या करेगा, वो इंडियन कार्स जिनके की अच्छे सेफ्टी ग्रेड्स होंगे उनको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे भी खरा उतारने में मजबूती देगा, है ना। उनकी और चांसेस बढ़ जाएंगे कि वो इंटरनेशनल मार्केट में भी अच्छे से परफॉर्म कर पाए। तो चलिए देखते हैं, द भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम, द न्यू सेफ्टी रेटिंग सिस्टम फॉर पैसेंजर कार अप टू 3.5 टन्स विच इज टू बी इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम October 1 इज अ वेलकम इनिशिएटिव एज इट विल गिव अ डैश। क्या देगा? कनेक्शन देगा, इन्वॉल्वमेंट देगा, पुश देगा या प्लेज देगा? तो ऑब्वियसली पुश देगा। ठीक है, उसको नया पुश देगा, नया उसको उम्मीद देगा टू इंडियाज एफर्ट्स टूवर्ड्स एनहांसिंग रोड सेफ्टी। ऑप्शन सी इज करेक्ट। The dash will in turn enable car buyers to make informed choices। तो क्या होगा? द असेसमेंट मतलब इसकी पूरा मूल्यांकन जो किया जा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है हम मूल्यांकन की ही बात करें, हमारा सिस्टम में ही असेसमेंट वर्ड आ रहा है, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। एस्केलेशन मतलब बढ़ाना किसी चीज को, आगे अब वृद्धि कर देना। स्टेजेस मतलब कितने चरण हैं उसके, और कमेंट मतलब टिप्पणी। तो यहाँ पे ऑप्शन ए असेसमेंट करेक्ट बैठता है। Even as this is likely to dash the auto sector, propel मतलब कि प्रोत्साहित करना आगे बढ़ने के लिए। deteriorate मतलब खराब करना स्थिति को। depict मतलब दर्शाना, और represent मतलब कि प्रतिनिधित्व करना। तो ये
तो ये ऑटो सेक्टर को ऑब्वियसली बात है प्रोपेल करेगा ना, प्रेरित करेगा। हमने प्रेरित करने की ही बात करी, ऑप्शन ए इज करेक्ट। It would also brighten the chances of Indian cars marked with good safety grades dash international orders. Longing मतलब कि चाहना, प्रेरणा करना, किसी चीज की चाहत रखना, इच्छा रखना। अप्रोचिंग मतलब नजदीक आना। कंसिडरिंग मतलब विचार करना। और बैगिंग मतलब कि अच्छा प्रदर्शन करना, ठीक है, कुछ प्राप्त करने के लिए या जीतने के लिए। तो गुड सेफ्टी ग्रेड्स बैगिंग इंटरनेशनल ऑर्डर्स, यानी कि अच्छे सेफ्टी ग्रेड्स जो कि इंटरनेशनल ऑर्डर्स के भी अनुरूप हों, वो हासिल करने में इनको मदद मिलेगी, ठीक है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अगर कंटेंट पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।